हेलो फ्रेंड्स, मैं विनीत तिवारी। और आज की इस वीडियो में आप लोगों के सामने मैं पीएचडी का जो नया रेगुलेशन है, जो 7 नवंबर 2022 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ है। इसके पहले एक ड्राफ्ट बनाया गया था जिसके ऊपर वीडियो बना के मैंने आप लोगों को बताया था। वह मार्च 2022 को आया था और उसे भारतीय राजपत्र में तब प्रकाशित नहीं किया गया था, तब लागू नहीं था। अभी ये वर्तमान में लागू हो गया है। 7 नवंबर को इसे नोटिफाई किया गया है। इसमें क्या क्या प्रावधान है उसके बारे में मैं इस वीडियो में आप लोगों से डिटेल में जिक्र करूंगा, जो मुख्य रूप से महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जो लोग पीएचडी कर रहे हैं उनके लिए भी, और जो लोग हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं उनके लिए भी यह जानकारी ज़रूरी है। या जिनकी पीएचडी नहीं हुई है, भविष्य में पीएचडी करनी है, उन्हें इस रेगुलेशन का अच्छे से नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि इसी रेगुलेशन के आधार पर आगे पीएचडी कर पाएंगे। आप लोग देख सकते हैं 7 नवंबर को इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ है और इसे नोटिफाई कर दिया गया है और इसे भारतीय राजपत्र में प्रकाशित कर दिया गया है। एक चीज़ और जानना चाहिए कि इसके पहले 2016 का जो रेगुलेशन था उसको प्रतिस्थापित करते हुए इसे लागू किया गया है। आगे अगर हम बात करें तो इसका नाम जो है पीएचडी उपाधि प्रदान करने हेतु न्यूनतम मानदंड और प्रक्रिया विनिमय 2022 के नाम से ये जाना जाएगा। बहुत सारी चीज़ें इसमें प्रतिस्थापित की गई हैं, बहुत सारी चीज़ें इसमें सेम है। तो अगर हम बात करें तो इसकी परिभाषाओं के बारे में हम बात नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम चलते हैं कि इसका कौन लोग एलिजिबल हैं इसको करने के लिए और इसमें और क्या क्या प्रावधान है। जो लोग 4 वर्षीय ग्रेजुएशन करेंगे, 4 वर्षीय ग्रेजुएशन करने वाले लोग जो होंगे वो इसमें पीजी 1 वर्ष का 2 सेमेस्टर का करेंगे वो कर सकते हैं। जो लोग 3 साल का ग्रेजुएशन करेंगे वो लोग 4 सेमेस्टर का या 2 वर्ष का पीजी करेंगे वो एलिजिबल होंगे, और कम से कम 55% अंकों के साथ आपको पीजी करना पड़ेगा। तो ये पहला इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। आगे अगर हम बात करें तो जो 4 वर्ष का ग्रेजुएशन या 8 सेमेस्टर का ग्रेजुएशन करेंगे उन्हें न्यूनतम 75% अंकों के साथ ग्रेजुएशन करना पड़ेगा, या उसके समकक्ष जो ग्रेडिंग प्रणाली होती है वो प्राप्त करना पड़ेगा, तभी वो लोग पीएचडी कर पाएंगे। आगे की अगर हम बात करें तो जो लोग एमफिल के द्वारा पीएचडी में एडमिशन लेते हैं उन्हें 55% के साथ एमफिल में एडमिशन, एमफिल के किए हुए 55% अंकों के साथ जो लोग करेंगे वो भी पीएचडी में एडमिशन ले पाएंगे। कार्यक्रम की अवधि की अगर हम बात करें तो कार्यक्रम की अवधि आप लोग देख सकते हैं कि पीएचडी कार्यक्रम की अवधि कम से कम 3 वर्ष की होगी, जिसमें जो कोर्स वर्क का 6 महीना है वो भी शामिल होगा। अर्थात आप 6 महीने का अगर कोर्स वर्क करते हैं, आज आपका रजिस्ट्रेशन होता है तो 3 साल के बाद आप पीएचडी सबमिट कर सकेंगे, और अधिकतम 6 साल के अंदर आपको सबमिट करनी होगी। उसके बाद अगर हम बात करें तो संबंधित उच्चतर शिक्षण संस्थान के अध्यादेश के अनुसार पुनः पंजीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से अधिकतम 2 वर्ष अतिरिक्त समय दिया जा सकता है। माना कि आप जिस विश्वविद्यालय से पीएचडी कर रहे हैं उस विश्वविद्यालय का जो अपना ऑर्डिनेंस है वो अगर चाहे तो 2 साल का आपको अतिरिक्त समय दे सकता है पीएचडी करने के लिए, लेकिन 8 वर्ष से ज़्यादा का टाइम वह भी विश्वविद्यालय आपको नहीं दे सकता है। अर्थात 6 वर्ष का टाइम आपको यूजीसी रेगुलेशन के हिसाब से है। 2 साल का अतिरिक्त समय कोई विश्वविद्यालय है जहां आप कर रहे हैं वह आपको अपने ऑर्डिनेंस में 2 साल बढ़ा के दे सकता है, लेकिन 8 साल के अंदर आपको उस पीएचडी को कंप्लीट करना पड़ेगा। अगर 8 साल के पहले आप नहीं कर पाते हैं तो आपका पीएचडी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो एक पॉइंट और है, जो लोग जो फीमेल्स हैं उनके, फीमेल्स और दिव्यांगों के लिए 2 वर्षों की अतिरिक्त छूट इसके बाद भी प्रदान की गई है। अगर आप महिला हैं या अगर आप दिव्यांग हैं तो आपको 10 वर्ष, 2 वर्ष का अतिरिक्त समय आपको मिलेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें कि एक मुख्य पॉइंट है पीएचडी में शोधार्थियों के लिए पीएचडी कार्यक्रम को पूरी अवधि में 240 दिन के लिए मातृत्व अवकाश भी इसमें प्रदान किया जाएगा। इस तरीके कोई चीज़ होती है तो यह भी पॉइंट एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। प्रवेश की प्रक्रिया की अगर हम बात करें तो इसे भी आप लोगों को समझना चाहिए। प्रवेश प्रक्रिया में पहला पॉइंट जो है वो ये है कि प्रवेश यूजीसी और अन्य संबंधित वैधानिक नियामक निकायों द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों के मानदंडों को ध्यान में रखते हुए और केंद्र राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी की गई आरक्षण नीति का पालन करते हुए होगा। तो पहला पॉइंट ये है कि आरक्षण नीति इसमें ढंग से काम करना चाहिए, जो सीटें हैं उसमें प्रॉपर रिजर्वेशन दिया जाएगा। पीएचडी कार्यक्रम में प्रवेश करने के लिए जो यूजीसी नेट है उसको इम्पॉर्टेंट महत्व दिया गया है, इम्पॉर्टेंस दिया गया है।
उच्चतर शिक्षण संस्थान एक साक्षात्कार के आधार पर यूजीसी नेट, यूजीसी सीएसआईआर नेट और अन्य जो छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले लोग हैं उनको एक साक्षात्कार के आधार पर प्रवेश दे सकेंगे। उच्चतर शिक्षण संस्थान अपने स्तर पर आयोजित प्रवेश परीक्षा के माध्यम से छात्रों को प्रवेश दे सकते हैं। प्रवेश परीक्षा में 50 प्रश्न शोध पद्धति के और विषय से पूछे जाएंगे। प्रश्न यह उठता है कि इसका एडमिशन कैसे होगा। तो 50 प्रश्न आपके 50 प्रश्न इसमें वेटेज दिया जाएगा। 100 प्रश्नों का क्वेश्चन पेपर होगा, 50% रिसर्च एप्टीट्यूड के होंगे और 50% प्रश्न आपके सब्जेक्ट के पूछे जाएंगे। सब्जेक्ट और रिसर्च एप्टीट्यूड को दोनों को मिक्स करके इसमें एडमिशन दिया जाएगा। प्रवेश परीक्षा में 50% अंक अर्जित करने वाले अभ्यर्थी साक्षात्कार के लिए बुलाए जाएंगे। माना कि अगर 100 नंबर का पेपर है तो 50 नंबर अगर आप प्राप्त कर लेंगे उसमें तो आपको साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। तो पहला आधार ये है कि आप नेट अगर निकाल लेते हैं, जेआरएफ निकाल लेते हैं तो आपको सिर्फ साक्षात्कार के लिए बुला लिया जाएगा, आपको एंट्रेंस देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप ये पास नहीं है फिर भी पीएचडी करना चाहते हैं तो आपको एंट्रेंस देना पड़ेगा, उसमें 50% अंक आपको प्राप्त करने होंगे इस रेगुलेशन के हिसाब से। बाकी 5% अंकों की छूट आपको दी जाएगी। एंट्रेंस में 5% अंकों की छूट दी जाएगी आपको और रिजर्वेशन में 5% अंकों की छूट आपको दी जाएगी। उच्चतर शिक्षण संस्थान उपलब्ध पीएचडी सीटों की संख्या के आधार पर साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने वाले प्राप्त छात्रों की संख्या तय कर सकती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे आप लोग देख सकते हैं कि जो भी यूनिवर्सिटी है अगर सीट उसके पास जितनी है तो उसकी सीट के आधार पर संख्या तय करने का अधिकार विश्वविद्यालय को दे दिया गया है। माना कि आपको 10 सीट है किसी विषय में तो आप चाहें तो डबल ट्रिपल जितना भी लोग साक्षात्कार के लिए बुलाना चाहें बुला सकते हैं। इसमें यूजीसी ने कोई बाउंडेशन नहीं लगाया है कि 30% उसके 3 गुना 4 गुना या कितने गुना बच्चों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। यह यूनिवर्सिटी पर छोड़ दिया है, जो एफिलिएटेड यूनिवर्सिटी होगी जो पीएचडी कराएगी उसके ऊपर छोड़ दिया है। उच्चतर शिक्षण संस्थान द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा के आधार पर उम्मीदवारों के चयन के लिए प्रवेश परीक्षा के लिए 70%, साक्षात्कार और मौखिक परीक्षा के लिए 30% महत्व दिया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देख सकते हैं। यूजीसी ने यह तो छोड़ दिया है संस्थान पर, उसके ऑर्डिनेंस पर, क्योंकि आप कितने भी गुना अभ्यर्थी बुला सकते हैं अपनी सीटों के आधार पर, लेकिन महत्व जो दिया गया उसमें 70% आपका प्रवेश परीक्षा के लिए प्रवेश परीक्षा के आधार पर प्रवेश परीक्षा को 70% महत्व दे दिया है और साक्षात्कार को 30%। इतना महत्व आपको देना ही पड़ेगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो विश्वविद्यालय और महाविद्यालय जो पीएचडी कार्यक्रम करवा सकते हैं, यह आपसे संबंधित नहीं है, यह कॉलेजों से संबंधित से हम छोड़े दे रहे हैं। अगर हम बात करें तो थोड़ा सा पर्यवेक्षक को ध्यान देते हैं कि पर्यवेक्षक कौन बन सकता है। इसके बारे में भी 2 लाइनें यहाँ पे लिखी हुई हैं जिसे हम लोग देख सकते हैं। तो पीएचडी कौन करवा पाएगा? उच्चतर शिक्षण संस्थान के प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में कार्य करने वाले अस्थायी संकाय सदस्य, अर्थात जो परमानेंट सदस्य होंगे वो जिन्होंने पीएचडी प्राप्त करने के साथ साथ पीयर रिव्यूड जर्नल में 5 शोध पत्र प्रकाशित किया हो, अर्थात एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर वे जो कम से कम 5 रिसर्च पेपर पीयर रिव्यूड जर्नल पब्लिश किए हों, और उच्चतर शिक्षण संस्थानों में सहायक प्रोफेसर के रूप में काम करने वाले अस्थायी संकाय जो पीएचडी उपाधि धारक हों तथा जिनके द्वारा पीयर रिव्यूड या संदर्भित पत्रिकाओं में कम से कम 3 शोध पत्र प्रकाशित किए गए हों, उन्हें विश्वविद्यालय उसके संबंध स्नातकोत्तर महाविद्यालयों संस्थानों में शोध पर्यवेक्षक के रूप में मान्यता दी जा सकती है जहां वे कार्यरत हैं। इस एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पे ये है कि एसोसिएट प्रोफेसर जो हैं वो 5 रेगुलर होने चाहिए। पहली बार तो रेगुलर होने चाहिए। ये एडहाक और गेस्ट फैकल्टी वाले पीएचडी गाइड नहीं बन पाएंगे। दूसरा ये है कि जो एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर हैं वो 5 रिसर्च पेपर पब्लिश किए हों, और जो असिस्टेंट प्रोफेसर हों 3 रिसर्च पेपर पब्लिश किए होने चाहिए, और ये वहीं पर अपना पीएचडी गाइड बन पाएंगे जिस यूनिवर्सिटी में एफिलिएटेड हैं, ये जिस यूनिवर्सिटी में ये कार्य कर रहे हैं एप्लीकेशन में महाविद्यालय इनका जिस यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है वहीं पर ये पर्यवेक्षक बन पाएंगे। ऐसे मान्यता प्राप्त शोध पर्यवेक्षक अन्य संस्थानों में शोधार्थियों के पर्यवेक्षक नहीं हो सकते हैं, वहाँ केवल सह पर्यवेक्षक हो सकते हैं। माना कि आप किसी ए यूनिवर्सिटी में एफिलिएटेड आपका कॉलेज है तो आप वहीं के पर्यवेक्षक बन पाएंगे, बी यूनिवर्सिटी के नहीं बन पाएंगे। बी यूनिवर्सिटी के आप को सुपरवाइज़र हो सकते हैं जिसे सह पर्यवेक्षक कहा जाता है।